तो आज हम आगाज करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी हम अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपको मोहम्मद गोरी के साथ उसका क्या रोल था उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद शासक के रूप में उसकी क्या भूमिका थी, हम उस पर अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके समक्ष कौन कौन से चैलेंजेस आए ये भी हमें देखना है, क्योंकि एक शासक के रूप में उसको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और लास्ट में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के एवोल्यूशन की, यानी कि उसका हम मूल्यांकन करेंगे, उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। और चूंकि मैंने सिलेबस तो पहले ही अपलोड कर दिया, उम्मीद है कि आप सबने उसे देख लिया होगा, तो उसमें मैंने आंसर राइटिंग की भी बात करी है, तो आज मैं उस पर भी आपको क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास, तो बिल्कुल मत जाइएगा। मैं हूं नितिका सिंह और स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत मोटिवेशन के साथ हमें काम करना है और इसी मोटिवेशन से हमें पूरा, अभी से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, तो इसी मोटिवेशन के साथ। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना है। कितनी अच्छी लाइंस हैं कि एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना। बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो बिल्कुल बहुत सही बात है कि हमारा जो एजुकेशन का उद्देश्य है वो खुले दिमाग में हमें बदलना चाहिए। केवल जाकर के एग्जाम पास नहीं करना है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी। ठीक है, देखिए 1206 से 90 तक जितने भी शासक हुए उन्हें हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो क्या ये सभी एक वंश के थे? 1206 से 90 तक जितने भी शासक बैठे, क्या वो सभी एक वंश के थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की, इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। तो इस तरह से देखते हैं तीन अलग, और इनका कोई रक्त संबंध नहीं था, तीन अलग अलग वंश के शासक जो है दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने राज किया। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग वंश के थे। अच्छा, इतिहासकारों में इस बात पे भी मतभेद है, क्या इन्हें गुलाम वंश के शासक कहना उचित होगा? आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं, इन्हें हमें गुलाम वंश के शासक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान थे और इस वजह से इन्हें मामलूक शासक या प्रारंभिक तुर्क शासक कहा जाना चाहिए। तो इन्हें क्या कहा जाना चाहिए? गुलाम वंश के बजाय गुलाम वंश के बजाय मामलूक वंश या प्रारंभिक तुर्क वंश कहा जाना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा मत आधुनिक इतिहासकारों का है। तो अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन। ऐबक जो था, उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे और ये बचपन में ही इसे एक निशापुर के काजी थे, जो अफगानिस्तान में पड़ता है निशापुर, वहां के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा इसे खरीद लिया गया। उनका नाम था, निशापुर के काजी थे, निशापुर के काजी, उनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। तो इनके द्वारा इन्हें खरीदा गया ऐबक को, और इसे बहुत अच्छी ऐबक को शिक्षा प्रदान की, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सैन्य शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की। अच्छा, वहां पर एक परंपरा थी, यानी तुर्किस्तान में एक परंपरा थी कि गुलामों को योग्य बनाया जाता था। इसका कारण ये था, एक तो उन्हें इसका मुनाफा मिलता था, दूसरा हम देखते भी हैं कि यही ये जो गुलाम थे वो अच्छे पद पर पहुंच जाते थे अपनी योग्यता के कारण। और आगे हम देखते भी हैं कि ये किस तरह से शासक बनते हैं। जैसे कि इसका एक और उदाहरण, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अन्हिलवाड़ा के युद्ध में 1197 में खरीदा था, और इसी तरह से 1232 में
इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। तो इस तरह से हम देखते हैं, और ये सभी देखिए कितने योग्य गुलाम थे कि बाद में यह योग्य एक अच्छे पद पर गए और उसके बाद से दिल्ली सल्तनत के शासक भी बने। तो इनको इस तरह से यहाँ पर इनको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो काफी अच्छी बात थी। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। जो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात इनके पुत्रों ने अधिक मुनाफे के चक्कर में इन्हें बेच दिया। इस तरह से 3-4 बार ये खरीद फरोख्त के बाद मोहम्मद गोरी की नजर कुतुबुद्दीन ऐबक पर पड़ी, और मोहम्मद गोरी इस कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला अध्यक्ष का पद दे दिया। अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला अध्यक्ष का पद दिया। तो देखिए, जब मोहम्मद गोरी ने खरीदा इसे, मोहम्मद गोरी ने इसे अमीर ए आखुर का पद दिया। ठीक है, और देखिए आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिख रही हूं। आंसर राइटिंग जब भी आपको करनी है या वहां पे जब भी लिखना है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अमीर ए आखुर, अमीर के बाद डैश ए फिर आखुर, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। और इसका आशय था अश्वशाला अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं उसका प्रारंभिक जीवन। तराइन के द्वितीय युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ था, और इसी युद्ध के बाद कई इतिहासकारों का मानना है कि उसे भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे उसका प्रारंभिक जीवन था। और आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि गोरी के सहायक के रूप में उसकी क्या भूमिका थी। अभी थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी ये नया नया है, तो अभी शायद इतना अच्छी राइटिंग मेरी आ नहीं रही है इसमें। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जब मैं इसकी हैबिचुअल हो जाऊंगी, है ना। तो गोरी के सहायक के रूप में भूमिका देखिए। तो अभी जैसे मैंने बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में ये गोरी के साथ था, ठीक है ना। ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में था जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। द्वितीय युद्ध में साथ था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के वापिस जाने के पश्चात उसने अजमेर और मेरठ के विद्रोह को भी दबाया था। तो देखिए ये की पॉइंट्स मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। और आपको ये टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, तो वहां भी जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी को लाभ हो सके, ठीक है ना। तो अजमेर और मेरठ के विद्रोह को भी दबा दिया। और दिल्ली को अपने अधिकार में किया, दिल्ली को अपने अधिकार में किया था। उसके पश्चात अलीगढ़ को जीता, और तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, वहां पर भी वो मोहम्मद गोरी के साथ था, क्योंकि हम सहायक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के जो राजा थे परमार्दी देव, वहां पर इसने कलिंजर, महोबा और खजुराहो इनके किलों को जीता और इन स्थलों को जीता, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड में विजय की, जहां के राजा थे परमार्दी देव, यहां पर उसने कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर विजय प्राप्त की। फिर अजमेर के साथ साथ उसने बाद में राजस्थान के कई जिलों को जीता था, ठीक है। राजस्थान के कई जिलों में विजय प्राप्त की। कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस तरह से देखते हैं सहायक के रूप में इतने सारे काम उसने गोरी के साथ और गोरी के बाद भी किए थे, गोरी के वापस जाने के बाद भी। अब देखिए शासक के रूप में ऐबक की हम भूमिका देखते हैं, ठीक है।
ठीक है। शासक के रूप में ऐबक की भूमिका, अब देखिए क्या सिनेरियो था। ये समय है 1206 ईस्वी के आसपास का। इस समय क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी, हमें पता। अच्छा, मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु के कारण क्या था कि उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ कि अब मोहम्मद गोरी के बाद शासन सत्ता को कौन संभालेगा, क्योंकि उसे इस बात का अवसर ही नहीं मिला कि वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। तो ऐसे में क्या हुआ कि लाहौर के नागरिकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया और ये कहा कि आइए आप लाहौर में या सत्ता को अपने हाथों में लीजिए। ठीक है। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वहां पर जाते हैं, लाहौर जाते हैं और शासन सत्ता अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन वो जो है 3 महीने बाद ही अपना सिंहासनारोहण उनका होता है। तब तक उन्होंने 3 महीने के बाद ही अपना सिंहासनारोहण वो करते हैं। इसके बाद उन्होंने सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इनका जो सिंहासनारोहण हुआ था, देखिए आप देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ। सिंहासनारोहण हुआ था, वो हुआ था जून 1206 में, यानी कि 3 माह पश्चात, मृत्यु के, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के 3 माह के पश्चात। उसके बाद देखिए आप, आपको क्लियर दिख रहा है क्या इसमें? शायद नहीं, मुझे पॉइंट चेंज करना पड़े चाहिए। ठीक है। जून 1206 में उसने जो है सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की। सिपह सलार का आशय था मुख्य सेनापति। ठीक है। यानी कि शासक के रूप में उसने सिंहासनारोहण नहीं किया था, उसने सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की। उसके अलावा उसने ना अपने नाम का सिक्का बनवाया और ना ही खुतबा पढ़वाया। ठीक है। ना ही सिक्के का प्रचलन हुआ, खुतबा भी नहीं पढ़वाया। ठीक है। ये मैं शॉर्टकट्स में लिख रही हूँ, आपको अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एज ए नोट्स भी आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है। तो इस तरह से ना ही उसने अपने नाम से सिक्का चलवाया, ना ही खुतबा पढ़ाया। फिर हम देखते हैं मोहम्मद गोरी के जो उत्तराधिकारी होते हैं, गयासुद्दीन मोहम्मद उनका नाम होता है, उन्होंने 1208 ईस्वी में इन्हें दास्ता से मुक्त कर देते हैं और इन्हें सुल्तान स्वीकार कर लेते हैं। सुल्तान स्वीकार भी नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि 2 वर्षों में, यानी 1206 में ये बैठे थे तो 1208 तक, इन 2 वर्षों में उसने अपनी शक्ति को काफी संगठित कर लिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की इस समय तक जो सत्ता था वो काफी मजबूत हो चुका था। इसकी वजह से उनकी भी देना मजबूरी थी और इनको भी दास्ता से ये मुक्त हुए और एज ए शासक फिर उन्होंने जो काम किए वो अब हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली थी। ठीक है। ठीक है। तो शासक के रूप में ऐबक की भूमिका ये अपना ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, चुनौतियां क्या क्या आई, देख लेते हैं। उसके सामने अनेक चुनौतियां थी, क्योंकि देखिए उसे शासन जो है सत्ता आसानी से प्राप्त नहीं हुआ था। एक तो पहली बात ये थी कि अचानक से मृत्यु होने के कारण, मोहम्मद गोरी की अचानक से मृत्यु होने के कारण उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और अचानक से उसने सत्ता को धारण तो किया, सिंहासनारोहण तो उसका हुआ, लेकिन अब उसके सामने ये चुनौती थी कि वह जो अपने सगे संबंधी हैं या जो अन्य तुर्की गुलाम सरदार हैं उनसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि हम 2 अन्य इसके समान ही योग्य सरदारों को देखते हैं। एक का नाम था ताजुद्दीन यालदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, 2। ठीक है ना। यालदौज जो है वो गजनी में उसका सूबेदार था या इक्तेदार था, और जो नासिरुद्दीन कुबाचा है वो उच्च का सूबेदार था। तो इस तरह से इनसे निपटना। इसके अलावा अन्य भी गुलाम सरदार थे जिन्हें किस प्रकार से अपनी अधीनता में लाया जाए, उसके समक्ष ये चुनौतियां थी। दूसरी समस्या उसके सामने ये थी, पहले ये मैं लिख देती हूँ, है ना। चुनौतियों में पहला चुनौती क्या था, अन्य तुर्की सरदारों को कैसे अधीन अधीन किया जाए। ठीक है। तुर्की गुलाम सरदारों को, ठीक है, सरदारों को किस प्रकार अधीन किया जाए। ठीक है। किस प्रकार अपने अधीन किया जाए। दूसरी समस्या ये थी, अभी वो दोनों नाम मैं बाद में मेंशन करूंगी। ठीक है ना, जब समाधान पे आऊंगी तब वहां पे मेंशन कर दूंगी। तो
वहां पे आपको याद भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि कोई पॉइंट छूट रहा है तो फिर आप उसको नोट डाउन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी समस्या ये थी कि तुर्कों ने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को जीत तो लिया था लगातार उन्होंने, लेकिन कोई शासन सत्ता वो वहां पर नहीं कर पाए, वहां पे मतलब एक संगठित शासन सत्ता की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो ये भी एक समस्या थी। मध्य मध्य जगह जगह पर जो है विद्रोह हो रहे थे, जैसे कि राजपूतों के विद्रोह जगह जगह पर हो रहे थे, राजपूतों के विद्रोह, ठीक है। ये समस्या थी, कई स्थानों पर तो राजपूतों ने तुर्की सरदारों को भगा दिया था, तो ऐसा भी समस्या इसके सामने। और फिर बंगाल में भी हम देखते हैं कि वहां पर खिलजी सरदारों ने, जो खिलजी सरदार थे, वहां पर भी ऐबक की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। तो बंगाल में भी खिलजी सरदारों ने आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ इस पे अगर आप पहला वाला ये लिखेंगे ना, तो यहीं पे आप नासिरुद्दीन कुबाचा लाइए, मैं लिख ही देती हूँ। इसमें दो नाम थे, एक था ताजुद्दीन यालदौज जो गजनी से लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है, और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि उच्च का सूबेदार था, वो भी जो है ऐबक की अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ठीक है। तो इतनी चुनौतियां थी इसके सामने। इसके अलावा अपनी सत्ता को, अपनी स्वतंत्र सत्ता को गजनी से स्वतंत्र करना, ये भी एक चुनौती थी ऐबक के सामने, स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करना। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सामने जो नेक्स्ट चुनौती थी वो थी मध्य एशिया की राजनीति से स्वयं को पृथक रखना, क्योंकि ख्वारिज्म शाह की नजर गजनी पर थी और गजनी में बैठा था यालदौज, और अगर यालदौज भारत पर यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करता है तो ऐसा हो सकता था, या दिल्ली को अपने अधीन मानता, तो ऐसा हो सकता था कि ख्वारिज्म शाह गजनी पर अधिकार करने के बाद उसकी नजर दिल्ली पे आ सकती थी। तो इसके सामने ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दूसरा पांचवा है मध्य एशिया की राजनीति से स्वयं को पृथक करना, ठीक है। दिल्ली को पृथक रखना। तो इस तरह से देखते हैं हम, ये 5 चुनौतियां हैं, इसको आप एलोबरेट कर दीजिएगा अच्छे से, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी आंसर राइटिंग में, ठीक है। और आप आप कुतुबुद्दीन ऐबक का रियल में जो उसका क्षेत्र था, कहने को तो अफगानिस्तान से तुर्कों ने बंगाल तक जो है आक्रमण किया और सभी को पराजित करते हुए चले गए, लेकिन रियल में जो उसका शासन था, देखिए यहाँ से, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये ठीक है, ये इसका मेन क्षेत्र था, और जिसमें कन्नौज, बनारस, और इसको अच्छे, ये मैप आपके पास चला जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। ये पूरा जो मैप है, कहीं अलग से जो है कुतुबुद्दीन का केवल मुझे मैप नहीं मिला, तो ये इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों का है। तो इसके अलावा जितनी ये सारी विजय आपको दिख रही है, ये इल्तुतमिश की है। तो इतना जो है क्षेत्र, यानी कि सिंध, पंजाब, दिल्ली, दोआब, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, सिंध, पंजाब, दिल्ली, दोआब, इस तरीके से इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का था। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंध, पंजाब और दिल्ली, दोआब का मतलब है गंगा यमुना का दोआब, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र हो गए। हाँ, तो चुनौतियों के बाद अब उसने क्या समाधान किया, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, जो अन्य तुर्की गुलाम सरदार थे उनको अपने अधीन लाने का प्रयास किया, और ये उसकी कूटनीतिक सफलता भी थी। तो उन्हें अपने अधीन लाने का प्रयास किया, यहां पर लिख देती हूं, अपने अधीन लाने का प्रयास किया।
देखिए, दो नाम तो प्रमुख हैं, नासिरुद्दीन कुबाचा और यालदौज। ये इसके अलावा भी बहुत सारे थे, उनको लल्ला बाबू सोना मोना जो करके उसने बनाया हो, लेकिन वो फिलहाल अपने अंदर में ले ही आया, ठीक है ना। अब जो है बसते हैं ये नासिरुद्दीन कुबाचा भाई साहब, ठीक है। तो ये उच्च का सूबेदार था, मैंने बताया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह करा दिया, ठीक है। इसके अलावा अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करा दिया। देखिए इल्तुतमिश कितना योग्य सरदार था, इसका गुलाम सरदार था, उसका विवाह वहां पे कराया। ये और जिसकी वजह से जो नासिरुद्दीन कुबाचा था, इस विवाह की वजह से कहीं ना कहीं उसने नासिरुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक स्वीकार कर लिया था। तो एक तो ये वैवाहिक संबंध थे, जो ये आप देख लीजिएगा, वैवाहिक संबंध जिसमें कुबाचा का विवाह अपनी बहन के साथ करवाया था, ठीक है। देखिए मैं इतना लिख दे रही हूँ, मत बाकी हो सकता है आप भी अपने आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं अभी थोड़ा सा आपके लिए, चूंकि शुरुआत क्लास है, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्टीज लगे समझने में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कहानी है यालदौज की, ठीक है ना। अब यालदौज जो है, यालदौज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पक्का प्रतिस्पर्धी था। उसने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ करवाया था, तो दिल्ली पर वो अपना आधिपत्य मानता था। और हम देखते हैं जब ख्वारिज्म शाह का दबाव गजनी पर पड़ा, तो वो भाग करके पंजाब आया। पंजाब में आने के पश्चात जब कुतुबुद्दीन को ये सूचना मिलती है कि यालदौज पंजाब आ चुका है, तब वो अपनी सेना के साथ वहां आता है और उसके साथ युद्ध करता है, और इस तरह से यालदौज को पराजित भी कर देता है। अब यालदौज के अपनी पराजय के पश्चात वो भाग खड़ा होता है। फिर क्या होता है कि जो गजनी के नागरिक होते हैं वो बुला लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कि आइए आप शासन सत्ता अपने हाथ में लीजिए। वो जाता भी है वहां पर, और कुछ दिन बाद, करीब 40 दिन के बाद क्या होता है, 40 दिन बाद क्या होता है कि गजनी के जो नागरिक होते हैं वो उससे असंतुष्ट होने लगते हैं, और वो यालदौज को बुला लेते हैं। अब यालदौज वहां पर आ जाता है, अचानक से आता है। तो जब वो सीमा पर पहुंचता है तो क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, तो वो वहां से निकल आते हैं लाहौर, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्हें कभी भी दिल्ली में रहने का मौका नहीं मिला, वो लाहौर ही बने रहे, इसी यालदौज के कारण। इसी यालदौज के कारण वो लाहौर बने रहे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब आप देखिए वो वहां यालदौज पुनः जो है गजनी चला जाता है, और इस तरह से ये लाहौर आ जाते हैं। तो काफी हद तक ये कह सकते हैं कि ये जो अभियान था, जितना भी ये अभियान था, वो सफल होते हुए भी उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। क्योंकि यालदौज को हम देखते हैं, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम तक तो उन्होंने आक्रमण नहीं किया, लेकिन आगे इल्तुतमिश में हम इसको और देखेंगे कि किस तरह से वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए। लेकिन हाँ इतना तो हुआ कि पराजय होने के बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के रास्ते में फिर नहीं आए, ये चीज हुआ। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, यालदौज के साथ पंजाब में युद्ध हुआ, ठीक है ना, में युद्ध, जहां इसकी पराजय हुई, ठीक है। और ऐबक ने गजनी जाकर सत्ता संभाली थी। तो इस तरह से ये हो गया, ये समाधान हो गया। तीसरा समाधान देखिए, तो इस तरह से उसने ये जो यालदौज को जब पराजित किया और गजनी में जाके शासन किया, तो इस तरह से ख्वारिज्म शाह के साथ भी, यानी कि मध्य एशिया की राजनीति से भी स्वयं को पृथक किया, और इस समस्या का समाधान मिला। तो ख्वारिज्म मध्य एशिया की राजनीति से भी इसकी वजह से वो स्वयं को पृथक कर पाया। अब नेक्स्ट समाधान देखिए, हमने चुनौतियों में देखा था कि किस तरह से बंगाल के खिलजी सरदार जो है ऐबक की अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे, उनका लगातार विरोध कर रहे थे। अब क्या हुआ, जो मोहम्मद खिलजी था, ठीक है ना, मोहम्मद खिलजी की हत्या कर दी थी अली मर्दान ने। अली मर्दान को वहां के खिलजी सरदारों ने कैद कर लिया, और मोहम्मद शेरा को इस शर्त पे वहां पर बैठाया था कि आप दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, और जो बंगाल का कर होगा वो दिल्ली नहीं जाएगा। इस शर्त पे उसे सत्ता पर बैठाया गया था। अब क्या हुआ, अली मर्दान वहां से भाग निकलता है और ऐबक के पास पहुंचता है, और ऐबक से कहते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, बंगाल इक्ता का आपको कर भी प्रतिवर्ष या जो भी उनका होता होगा वो मिलेगा। तो इस तरह से मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूंगा, लेकिन बंगाल का सूबेदार मुझे नियुक्त किया जाए। इस आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने
अली मर्दान को वहां पर सूबेदार नियुक्त करने का प्रयास किया। लगातार प्रयासों के बाद वहां पर कैमाज रूमी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अन्य योग्य सरदार था, उसके लगातार प्रयासों, लगातार छोटे मोटे युद्ध के बाद अली मर्दान को सत्ता मिली और इस तरह से बंगाल भी कुतुबुद्दीन के साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा समाधान आप देख लीजिए। बंगाल में अली मर्दान को बैठाया, ठीक है, कैमाज रूमी के प्रयासों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, राजपूतों के जो विद्रोह हो रहे थे जगह जगह पर, उस पर ऐबक को समय नहीं मिल पाया कि वो उन विद्रोहों को दबा सके और राजपूतों को अपने साम्राज्य के अधीन ला सके। ये काम वो नहीं कर पाया क्योंकि 1210 ईस्वी में चौगान, जो कि आधुनिक पोलो की तरह एक खेल होता है, उससे में घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से मात्र 4 वर्ष में उसने इतना कुछ, अभी जो हमने देखा इतनी समस्याएं थी उसके सामने, और उसने उसका समाधान भी किया। अगर हम मूल्यांकन करें उसका, देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर हो सकता है वो सीधे सीधे पूछ ले कि उनकी विजयों के या उनके कार्यों के वर्णन करते हुए आप उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जहां भी मूल्यांकन का शब्द आएगा वहां पर आपको पॉजिटिव निगेटिव आपको दोनों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। अगर हम कोई निगेटिव बात भी करते हैं तब भी हमें जो आंसर राइटिंग का एंड है वो हमेशा पॉजिटिव एंडिंग हमें देना है। ठीक है, ये आपको हमेशा अपने आंसर राइटिंग में ध्यान करना है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, या आप कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी मेंस एग्जाम की भी आंसर राइटिंग करें तो भी वहां पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और देखिए यही चीजें, इंट्रो हुआ, एंड हुआ, ये प्रोफेसर्स बहुत ध्यान देते हैं और बिलीव मी वहां से आपको बहुत अच्छे नंबर, अगर आपका इंट्रो और एंडिंग अच्छी होगी तो काफी अच्छे मार्क्स। ऐसा नहीं है कि बीच में आप चले गए आप फिल्मी गाने लिख के आएंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ इंट्रो और एंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है ना, तो अब हम इनके मूल्यांकन की बात करते हैं, ऐबक के मूल्यांकन की। तो पहला पॉइंट होगा इसमें आपका मूल्यांकन में, इसको आप चाहे हेडिंग में लिखें, जैसे भी लिखें वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ, आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ऐबक को तुर्की राज्य का या तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट है ऐबक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक, तुर्की राज्य का संस्थापक, तुर्की राज्य का संस्थापक था। और क्यों? क्योंकि देखिए उसने गोर और गजनी से स्वतंत्र अस्तित्व किया था। ठीक है ना, इसके अलावा साम्राज्य को संगठित रखा उसने, गोरी के बाद भी साम्राज्य को संगठित किया। इसके अलावा मध्य एशिया की राजनीति से स्वयं को पृथक किया। बहुत सारे पॉइंट्स, अगर आपका विजन क्लियर होगा ना तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे। मध्य एशिया की राजनीति से पृथक किया स्वयं को। आगे सब मैंने लेक्चर में भी पीछे बता दिया है, बस धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। ठीक है ना, मध्य एशिया की राजनीति से पृथक। इसके बाद अन्य गुलाम तुर्की सरदारों को अपने अधीन किया। ठीक है, सब कहानी अभी मैंने बताई है, को अधीन किया। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं कि उसे हम तुर्की राज्य का संस्थापक कह सकते हैं। और देखिए, और इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, ऐबक जो है योग्यतम गुलाम था। इसको भी मैंने आपको बताया है, योग्यतम गुलाम था। किस तरह से उसने अन्य तुर्की गुलाम सरदारों को कूटनीति के सहारे या पराजित करके जो है सुल्तान बना था और शासन सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, एक तो इसमें ये पॉइंट लिखेंगे आप। इसके अलावा आप ये लिखेंगे कि जैसे कि हसन निजामी और मिन्हाज उस सिराज ने उसके बारे में लिखा है, तो हसन निजामी ने प्रजा के उसके जो उसने न्याय दिया है प्रजा को अपनी, उसके बारे में काफी अच्छे से इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पे आप हसन निजामी का उल्लेख कर दीजिएगा। उसे न्यायप्रिय शासक कहा है। ठीक है ना, न्यायप्रिय शासक की संज्ञा दी, और ये भी बताया कि उसके समय में जो प्रजा थी वो सुखी और समृद्ध थी। ठीक है, और मिन्हाज उस सिराज ने उसे विशाल हृदयी बादशाह कहा है। मिन्हाज उस सिराज ने, देखिए इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज ने
उसे विशाल हृदयी सुल्तान कहा है। मिन्हास व सिराज ने ही उसे लाख बख्श यानी कि अत्यधिक दान देने वाला की संज्ञा दी है, ठीक है ना। इन्होंने ही इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। और फरिश्ता ने तो यहां तक बताया था कि अपने युग में अगर किसी को बहुत अधिक दान देने वाला कहा जाए तो उसे ऐबक की बराबरी उसके साथ की जाती थी, ठीक है। अच्छा, ऐबक का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम उसके पॉजिटिव अनएक्सपेक्ट भी देखते हैं, जैसे कि उसने क्या किया था। देखिए मूल्यांकन में, देखिए ऐबक को साहित्य से अनुराग था, ठीक है। ऐबक को साहित्य से अनुराग था। इसका उदाहरण आप देंगे क्योंकि उसने फक्र ए मुदब्बिर और हसन निजामी को संरक्षण दिया था, ठीक है, को संरक्षण दिया था। इसके अलावा स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखें तो अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कराया था, ठीक है। इसके अलावा कुतुब मीनार की नींव भी इसी ने रखी थी। कुतुब मीनार की नींव जिसका निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। तो कुतुब मीनार की नींव बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। इसके अलावा देखिए कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। कुरान ख्वां की भी उपाधि इसे मिली थी। हो सकता है कि आपके शॉर्ट नोट्स या वन लाइनर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप वहां पर भी आंसर कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इन पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, तो आज तो मैं आंसर राइटिंग कराऊंगी नहीं, पहले आप पूरी क्लास सुनिए, खुद से इस पर सोचिए। देखिए माइंड से आराम, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आप सोचिए कि मैं इस पर क्या लिख सकता हूँ। तुरंत हथियार नहीं डालना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा चिंतन मनन करना है, और इसकी आदत अभी से शुरू करनी है। तो धीरे धीरे आप इतनी अच्छी आंसर राइटिंग करने लग जाएंगे कि आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और प्रारंभिक वर्षों का वर्णन करें, उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता पर भी चर्चा करें। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ऐबक के प्रारंभिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल को स्थिरता और संघर्ष का युग क्यों कहा जाता है, इसके लिए तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। तो देखिए मैंने सब कुछ आपको, ये जितने भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ मैंने आपको लिख करके पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसको आप अपने चिंतन मनन करिए और आप आंसर राइटिंग का प्रयास करिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैम मेरा आंसर बताएं या चेक करें, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी और मैं मेल दे दूंगी, वहां पर वो मुझे सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो आप आराम से मेरी क्लास को बैठ करके आराम से एक जगह पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब देखिए आराम शाह, लास्ट में बस 2 लाइन और। आराम शाह जो कि 8 महीने के लिए शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई, ये उसका पुत्र था, अल्पायु नवयुवक था। तो इसकी मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों ने आराम शाह को शासक के रूप में चुना, जबकि दिल्ली के कुछ सरदारों के, तुर्की गुलाम सरदारों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो योग्य नहीं था, और उसमें उनका नाम था अमीर दाद, ठीक है। अमीर दाद ने इसका विरोध किया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली के तुर्क गुलाम सरदारों ने इल्तुतमिश को बुलाया और बोला आइए और आप सत्ता को धारण कीजिए, और इस तरह से आराम शाह भी सेना लेके बढ़ता है और दोनों का युद्ध होता है, और उसमें आराम शाह परास्त होता है और उसका वध कर दिया जाता है, और इसके बाद इल्तुतमिश सत्ता पर आते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।